हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सी याचना मुथा बुरट। बेटा हम एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। आईसीआई के जो एमसीक्यू हैं वहाँ ये हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया और हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस बुकलेट से डिस्कस कर रहे हैं। बेटा ये बुकलेट आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लो, www.icleak.com में फ्री डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। चलो आईजीएसटी एक्ट के एमसीक्यू करेंगे। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर तक किया था हमने लास्ट वीडियो में। सो मेसर्स बेटा जो पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले के सारे चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे इनके जो एमसीक्यूज है वो ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। अभी हम आईजीएसटी एक्ट से स्टार्ट करेंगे। मेसर्स धूम फर्नीचर मार्ट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ सेल्स फर्नीचर फ्रॉम इट्स शोरूम टू मेसर्स लकी ढाबा लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन झारखंड। झारखंड में गुड्स भेजे बेटा उन्होंने। मेसर्स लकी ढाबा रिक्वेस्टेड टू डिलीवर द फर्नीचर टू मेसर्स प्यारे लाल हिज लैंडलॉर्ड एट हिज न्यू रेंटेड होम एट पटना। अच्छा, सेल तो उन्होंने झारखंड में मेसर्स लकी ढाबा को किया, बट लकी ढाबा वालों ने बोले कि भाई फर्नीचर आप यहाँ पे किसको भेज दो, आप शिफ्ट टू किसको कर दो, यहाँ पे आप प्यारे लाल जो है उसको आप भेज दो पटना में। मेसर्स धूम फर्नीचर सेंड द फर्नीचर विद प्रॉपर ई-वे बिल टू पटना थ्रू अ ट्रांसपोर्टर हु मेड द डिलीवरी टू मिस्टर प्यारे लाल। डिटरमाइन द पीओएस प्राइस ऑफ सप्लाई ऑफ द फर्नीचर सोल्ड बाय मेसर्स धूम मार्ट टू मेसर्स लकी ढाबा इन द अबव केस। बेटा गुड्स का है, सबसे पहले सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से गवर्न होगा। क्या केस है? बिल टू शिफ्ट टू है क्या? बिल टू शिफ्ट टू हमने देखा था, अगर आप भूले नहीं हो तो ये देखो। बिल टू शिफ्ट टू के केस में क्या होगा? सेक्शन 10 में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हम देखते थे। बिल टू शिफ्ट टू के केस में क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? झारखंड। भाई जिसने आपसे परचेज किया, आईटीसी भी किसको मिलेगा? आईटीसी का अगर ये क्वेश्चन होता और पूछता कि आईटीसी को किसको मिलेगा, आईटीसी किसको मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, लकी ढाबा, उसी के नाम पे बिल जाएगा। ये क्या हुआ? सिर्फ शिफ्ट टू किया है प्यारेलाल को, शिफ्ट टू किया है खाली पटना। बाकी बिल टू क्या होगा? बिल टू बेटा यहाँ पे होगा मेसर्स लकी ढाबा जो कि झारखंड में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे झारखंड ही फिक्स की जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई भी झारखंड ही फिक्स की जाएगी। तो आंसर इज बी। मेसर्स बिल्ट वेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रोवाइडेड आर्किटेक्ट सर्विसेज टू ताज इंडिया लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई। ताज को सर्विसेज दी भाई इन्होंने। फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई। तो यहाँ पे होटल कहाँ पे बन रहा है बेटा? इंडिया के बाहर बन रहा है, इंडिया के बाहर बन रहा है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ आर्किटेक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिल्ड वेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट टू ताज इंडिया लिमिटेड। बेटा ताज को उन्होंने जो सर्विसेज दी उसके केस में क्या होगा? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जनरली एलओएस क्या होता है बेटा? सॉरी पीओएस क्या होता है? जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होती है तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो इसमें सबसे पहले प्रोविजन किसके लगेंगे? सेक्शन 12 के लगेंगे। ठीक है, क्यों? सर्विस का केस है मैम। और एलओएस एलओआर दोनों इंडिया में, एलओएस एलओआर दोनों इंडिया में, तो प्रोविजन किसके लगेंगे? सेक्शन 12 के। अब सेक्शन 12 इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या बोलता है कि भाई जनरली तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और इंटेंडेड टू बी यहाँ पे लोकेटेड है। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर चली गई तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे सेक्शन 12 लगेगा। और यहाँ पे क्योंकि दोनों इंडिया में, बिल्ड वेल इंजीनियरिंग भी इंडिया में, ताज भी इंडिया में, बट आपका होटल इंडिया के बाहर जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आपका रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे? ताज है बेटा। कहाँ पे? मुंबई में। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई। बी मुंबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। फटाफट क्विकली याद आना चाहिए, सब हमने बहुत अच्छे से याद किया हुआ है। अल्फातून स्पेयर्स लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन हरियाणा सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स टू लक्ष्मी खुराना एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन राजस्थान। तो अल्फातून ने जो रजिस्टर्ड है हरियाणा में, उसने सप्लाई किए स्पेयर पार्ट्स किसको? लक्ष्मी खुराना को, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है लोकेटेड है राजस्थान में। मिस्टर लक्ष्मी खुराना बुक द कुरियर हिमसेल्फ। लक्ष्मी खुराना ने कुरियर खुद ही यहाँ पे बुक किया है विद ब्लैक डार्ट कुरियर अंडर जीएसटी इन दिल्ली फॉर डिलीवरी इन राजस्थान। Black Dart courier picked up the goods from Haryana and delivered the courier in Rajasthan while passing through the state of Uttar Pradesh. Determine the place of service provided by place of supply of service provided by Black Dart. फिर से हमारी वही बात है बेटा, ये देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोलता है भाई B2B को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, B2C को दे रहे हो तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आपने गुड्स यहाँ पे क्या किए बेटा? यहाँ पे किसको दे रहे हो आप? B2B को दे रहे हो कि B2C को दे रहे हो? मैम B2C को दे रहे हैं, B2C को दे रहे हैं। B2C मतलब कि यहाँ पे कौन है बेटा? लक्ष्मी खुराना को आपने सर्विसेज दी अल्फातुन ने। तो B2C को दोगे तो यहाँ पे प्रोविजन क्या बोलता है? लोकेशन जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर किए, आपके गुड्स वहां पे हैंड ओवर किए, इट वाज पिक्ड अप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा
एंड डिलीवर्ड द कुरियर इन राजस्थान। पिकअप कहाँ से किया? हरियाणा से, तो हरियाणा क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। हरियाणा विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के हमने यहाँ पे लगाया प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर जावेद इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइडिंग इन हिसार हरियाणा। ओके, मिस्टर जावेद अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हिसार में रहते हैं। वेंट टू दिल्ली फॉर सीकिंग एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड मिस्टर अर्जुन इन CIPCC, उनके एडमिशन के लिए गए वो। मिस्टर जावेद गॉट द डिमांड ड्राफ्ट जनरेटेड एट ICIDI बैंक रजिस्टर्ड अंडर साहियाबाद उत्तर प्रदेश अगेंस्ट कैश फॉर डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फीस टू ICAI। ठीक है, मिस्टर जावेद डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं है, और बैंक डजंट हैव द पॉलिसी ऑफ KYC रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनको KYC भी नहीं चाहिए, नेम एड्रेस कुछ नहीं चाहिए उनको। फॉर कस्टमर नॉट हैविंग अकाउंट विद एनी ऑफ इट्स ब्रांचेस, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली टू मिस्टर जावेद। तो देखो बेटा, यहाँ बैंकिंग सर्विस की बात हो रही है। बैंकिंग सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लायर इफ द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल। क्लियरली लिखा है, KYC नहीं है, KYC नहीं किया है तो रिसिपिएंट का कोई डिटेल्स नहीं है, तो क्या होगा? LOS। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर कहाँ का है आपका? दिल्ली का, दिल्ली का, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा? दिल्ली। दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लकी सिंह, अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा यूपी वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म, वेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर अ फैमिली वेकेशन वाया दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश इन हिज ओन कार। आफ्टर एंटरिंग चंडीगढ़ हिज कार ब्रोक डाउन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। ओके, ही कॉल्ड ऑन रोड an emergency roadside car assistance company registered in Delhi, where the on-roads is registered Delhi, to repair the car. The car was repaired by the staff of on-roads. On-roads does not have the record of the address of the person taking the car assistance services. The value of supply amounted to 50,000. The bill was supposed to be generated online through the server, but there was some technical issue, so it was not generated. That is okay. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। POS पूछ रहा है बेटा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले सेक्शन कौन सा लगेगा? 12 मैम। 12 क्यों मैम? सर्विस का केस है, और LOS और LOR दोनों इंडिया में होते हैं, तभी हमारा सेक्शन कौन सा लगता है? 12। 12 लगता है। अब 12 के हिसाब से कोई स्पेसिफिक सर्विस में तो फॉल नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट रूल लगेगा। डिफॉल्ट रूल क्या बोलता है 12 का? कि भाई B2B है, अगर B2B अगर है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अगर B2B नहीं है, B2C है, तो जहां पे अगर आपके पास एड्रेस है तो LOR, एड्रेस नहीं है तो LOS। बहुत सिंपल सी बात की थी हमने वहां पे। तो यहाँ पे आपका ये B2B है? नहीं, लकी सिंह तो रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं मैम, वो तो वर्क कर रहा है कोई फॉर्म में, सैलरीड पर्सन है यहाँ पे। तो इस केस में B2B तो नहीं है। B2C है? हाँ B2C है, बट क्या एड्रेस है उसका आपके पास? नहीं, क्लियरली लिखा एड्रेस नहीं है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड कहाँ है आपका? यहाँ पे ऑन रोड दिल्ली में, सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली। ठीक है, ये हुई बात। नेक्स्ट, Furry India Limited India has received an order for supply of service amounting to $5 lakh from a US based client। देखो फरी कहाँ पे? इंडिया में। उनको एक ऑर्डर मिला है कितना? $5 लाख का, US based क्लाइंट से। Furry is unable to supply the entire service from India and ask Nick Inc. Mexico is not the establishment to supply a part of the service, that is 40% of the total contract value। तो उन्होंने एक जो कंपनी है यहाँ पे बेटा नीक इंक को क्या बोला कि भाई 40% सर्विस एक काम करो आप प्रोवाइड कर दो। 40% सर्विस क्या करो? आप प्रोवाइड कर लो US बेस्ड क्लाइंट को। उसने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40% कौन प्रोवाइड करेगा? नीक करेगा। क्या किया फरी इंक ने? आउटसोर्स करी एक सर्विस। क्या करी? आउटसोर्स करी, अपने सर्विस का एक पार्ट आउटसोर्स किया। To supply the part of the service that is 40% of contract value. Furry raised invoice of entire 5 lakh. Furry ने पूरे 5 लाख रुपए का इनवॉइस रेज किया, बट US क्लाइंट pays 3 lakh rupees to Furry। 3 लाख US डॉलर उन्होंने किसको दिया बेटा? फरी को दिया। और 2 lakhs US डॉलर डायरेक्टली उन्होंने किसको दे दिया? यहाँ पे इंक को, नीक को दे दिया। नीक को दे दिया, पार्ट सर्विस उसने प्रोवाइड की थी तो उसको दे दिया। ठीक है, विच इज अप्रूव बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ RBI। RBI ने भी अप्रूव कर दिया। Furry also paid IGST at the rate of 18% on services import from नीक। यहाँ पे कितना? $2 लाख की सर्विसेज इंपोर्ट करी नीक से फरी ने। एक्चुअली वो किसका कॉन्ट्रैक्ट था? फरी का कॉन्ट्रैक्ट था। उसने किसको आउटसोर्स किया? नीक को। तो ये ट्रांजैक्शन किसके बीच का हुआ? नीक और फरी का हुआ। तो यहाँ पे क्या किया? फरी ने इंपोर्ट करी $2 लाख की सर्विसेज नीक से, और उस पे IGST भी पे किया। यहाँ लिखा हुआ है फरी ऑल्सो पेड IGST एट द रेट ऑफ 18% ऑन सर्विस इंपोर्टेड फ्रॉम नीक। Assuming that all the conditions of 2(6) are fulfilled, determine the value of export of service, assuming that the amounts given are exclusive of GST। अगर आपको याद हो तो ये हमने कहाँ पढ़ा था?
यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जब हम डिस्कशन कर रहे थे एक क्लैरिफिकेशन था बेटा, इसी पे बेस था। उस क्लैरिफिकेशन में क्या बताया था, मैं एक बार वो क्लैरिफिकेशन ओपन करती हूँ। यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक तो भाई फरी लिमिटेड यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विस फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, और सेकेंड एक जो यहाँ पे आउटसोर्स सर्विस है वो इम्पोर्ट कर रहा है। सो ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया टू रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। First transaction is this. Second is import of service by the exporter of service located in India from the supplier of service located outside India with respect to the outsourced portion. वो outsourced portion जो है 40% बेटा, 40% के लिए क्या कर रहा है, इम्पोर्ट हो रही है सर्विस, 40% के लिए इम्पोर्ट हो रही है सर्विस। तो ये दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इस केस में टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस जो भी रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, वो फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को ही एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्या, thus the value of service as agreed in contract between exporter and recipient located outside India will be considered as export of service। टोटल वैल्यू को एक्सपोर्ट माना जाएगा। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, ये IGST पे होना चाहिए, और आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन से, जनरल इंस्ट्रक्शन या स्पेशल अप्रूवल से अलाउ करना चाहिए। तो दोनों चीजें यहाँ पे करिए। नीक लिमिटेड से जो सर्विस इंपोर्ट की थी $2 लाख पे IGST भी पे किया फरी लिमिटेड ने, और सेकंड उसका क्रेडिट ले लिया, और उसके बाद में आरबीआई ने भी अलाउ किया। तो इस केस में जो एक्सपोर्ट हो रही है सर्विस, एक्सपोर्ट सर्विस कितने को माना जाएगा, पूरी वैल्यू को $5 लाख को पूरे को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन हमने देखा था। इवन इफ आपको पूरा पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में नहीं आया, सिर्फ $3 लाख आया, बट पूरी वैल्यू को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी, ये क्लैरिफिकेशन में आया था। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, इसमें से क्या करेक्ट है, देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन, नो, इनकरेक्ट। हमने देखा भी प्लेस ऑफ सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। आप इनवॉइस इशू करते हो प्लेस ऑफ सप्लाई तो उसमें लिखना ही लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट आगे हिसाब करेगी। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो टैक्स इनवॉइस में लिखना ही लिखना है। Then a registered person whose annual turnover is greater than 5 crores in the preceding financial year is not required to mention HSN code for goods or services supplied by। ये क्या बात कर दी भाई, बिल्कुल उसको तो करना ही है HSN कोड मेंशन, जिसका 5 करोड़ से ज्यादा उसको तो करना ही करना है। नेक्स्ट, क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन केस ऑफ गुड्स, when goods are sold on as is whereas this is no quantity is required, this is also incorrect। Description of goods is not required to be given in case of mixed supply, no, description of goods is always required, this is also incorrect। so all these are incorrect बेटा, सारे incorrect है। क्वेश्चन क्या था, which of them is correct, so answer is none of the above, कोई भी correct नहीं है। ठीक है, what will be the rate of tax and nature of supply of service if the same is not determinable at the time of receipt। अब क्या बोल रहा है भाई, रेट ऑफ टैक्स और टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा, रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा। अगर पता ही नहीं है, जब एडवांस आया भाई, जब एडवांस आता है तब मेरा कभी कभार टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्विस के केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्या पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा 13(2) के हिसाब से। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू किए तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किए तो फिर क्या होता है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कभी भी अगर एडवांस पहले आया है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो सकता है। अब टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया तो आपको टैक्स पे करना है, बट अब किस रेट पे टैक्स पे करूं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अभी सिर्फ एडवांस आया है, अभी मेरे को पता नहीं है मेरी इसमें से सर्विस कौन सी रहेगी, मेरे को पता नहीं कि IGST रहेगा, यहाँ पे क्या CIS रहेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जब भी आपको डिटरमाइनेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, 18% से उसे इंटरेस्ट रेट मान लोगे और IGST पे कर दोगे। ठीक है, ओके, सो आंसर इज C, 18% इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASC या रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, रजिस्टर्ड पर्सन है ASC, उसने क्या किया है भाई, supplied goods amounting to 1,18,000 inclusive of GST taxable at 18% to BSC। He is also registered person under GST। BSC further sold these goods to राकेश। BSC ने क्या किया बेटा, राकेश को गुड्स बेच दिए, राकेश को गुड्स सेल कर दिए। ठीक है, who came to his shop on 30th October in cash for 2,36,000 rupees में उसको गुड्स बेच दिए, inclusive of GST। ASC issues a credit note of 11,800 out of which value is 10,800 is GST। तो 11,800 का क्या किया, इशू किया है क्रेडिट नोट। ठीक है, क्रेडिट नोट इशू किया फॉर रेट डिफरेंस ऑन 2 November। Thereafter BSC entered a credit note in the books of the same amount in the name of Rakesh without intimating him। BSC ने क्रेडिट नोट की एंट्री तो कर ली बट राकेश को इंटीमेट नहीं किया, बहुत गलत बात है।
On 2nd November and reduces output tax liability as per the provisions of GST law. Which of the above mentioned supplier are allowed to reduce the output tax liability? Only ASC बेटा, only ASC. क्यों भैया? ASC ने अपना काम बरोबर किया, उसने क्रेडिट नोट आगे इशू किया, ठीक है. बीएससी ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया, रिवर्स किया लाइबिलिटी. एएससी ने क्रेडिट नोट इशू किया. सिर्फ एएससी क्या कर सकता है बेटा? अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है. बीएससी ने क्रेडिट नोट इशू ही नहीं किया, इंटीमेट ही नहीं किया राकेश को, तो बीएससी बिल्कुल भी अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकता. तो यहाँ पे कौन लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकता है? ओनली एएससी, ओनली एएससी. ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रिटर्न्स चैप्टर का है. जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग शैल बी असाइन टू, सबको मिलेगी भाई, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन. अ पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट ईडीएस, सीसीएस, कंपोजिशन, आईएसडी नहीं भाई, सब ऑल रजिस्टर्ड पर्सन. हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी जो रहेगा बेटा उसको कंप्लायंस रेटिंग मिलेगी, उसको कंप्लायंस रेटिंग असाइन की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा जॉब वर्क चैप्टर से रिलेटेड. लेक्सकॉप प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्रूट जूसेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. मैन्युफैक्चरर है फ्रूट जूसेस का. इट परचेजेस प्लास्टिक बॉटल एंड कार्डबोर्ड एंड सेंड द सेम फॉर अफिक्सिंग स्टिकर्स ऑन प्लास्टिक बॉटल and manufacturing boxes from cardboard to a registered job worker, Hammer Industries Private Limited. तो लेक्स कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है बेटा? फ्रूट जूस का यहाँ मैन्युफैक्चरर है, उसने बॉटल्स भेजी, यहाँ पे कार्डबोर्ड भेजे, किसको? अपने जॉब वर्कर को भेजे ताकि वो उसके इस पे स्टिकर लगा सके. These raw material are sent directly from the place of business of supplier to the premises of job worker. तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? सप्लायर के यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जॉब वर्कर के यहाँ पे डायरेक्टली गुड्स जा रहे हैं. लेट्स कॉप बुक द आईटीसी ऑन परचेज ऑफ सच आइटम्स. द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. तो ये सारे ट्रांजैक्शंस भी थे, अलग अलग 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें वैल्यू इतनी है, आईटीसी इतना है, डेट ऑफ परचेज ये है, देन डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय हैमर इंडस्ट्रीज, डेट ऑफ गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम हैमर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड. चलो, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी एडेड टू टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लेक्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ 143 इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. अब प्रोविजन क्या है? प्रोविजन भाई सिंपल है मैम कि गुड्स 1 साल में वापस आ जाना चाहिए. 1 ईयर कहां से काउंट करेंगे यहाँ पे भाई? जब गुड्स सप्लायर से डायरेक्टली जॉब वर्कर को जाता है उस केस में 1 ईयर जो हम काउंट करते हैं वो कब से काउंट करते हैं? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय द जॉब वर्कर. वहां से 1 साल के अंदर अंदर गुड्स प्रिंसिपल के पास वापस आ जाना चाहिए. नहीं आया तो मान ली जाएगी डीम टू बी सप्लाइड. सप्लाई मान ली जाएगी किससे भाई? सप्लाई मान ली जाएगी कि भाई यहाँ पे प्रिंसिपल ने क्या करी है? प्रिंसिपल ने सप्लाई कर दी जॉब वर्कर को उस दिन. किस दिन? जिस दिन गुड्स भेजे थे, तब से उसे सप्लाई मान ली जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे 5 केसेस में हम देखते हैं वायलेशन कब कब हुआ है बेटा. फर्स्ट केस में 15/7 को गुड्स उसको रिसीव हुए, 12/7 को वापस आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वायलेशन नहीं, विद इन 1 ईयर वापस आ गए. सेकेंड केस में 27/9/2019 को गए, 13 अक्टूबर को वापस आ गए, आफ्टर 1 ईयर हुए, ये वायलेशन हुआ भाई, ये वायलेशन हुआ. थर्ड केस में भी बेटा 25 दिसंबर को गए, 16/8/2021 को गुड्स वापस आए, 1 साल के बाद, वायलेशन हुआ. फोर्थ केस में 25 जनवरी 2020 को गए, 23 जनवरी 2021 को आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वायलेशन नहीं. एंड लास्ट केस में 26 फेब 2020 को गए एंड 28 फेब को आए, आफ्टर 1 ईयर वायलेशन हुआ. सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ केस में वायलेशन हुआ बेटा. ठीक है, तो सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ केस में क्या माना जाएगा कि भाई इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड, और वो क्या हो जाएगा? उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट. तो आईटीसी का क्या अमाउंट है यहाँ देखेंगे, 24,000, 96,000 और 42,000. इसे ऐड करेंगे अगर हम तो 24,000 प्लस 96,000 प्लस 42,000 इट कम्स टू 1,62,000. So 1,62,000 along with interest of the rate of 18%. 1,60,000 at the rate and interest at the rate of 18% would be added to the output tax liability of the principal. उसी का deemed to be supply मान लिया जाएगा. ठीक है, तो ये आंसर इज डी. एक बार इसका प्रोविजन भी देखते हैं. यहाँ पे देखो, पढ़ा था ये हमने क्लास में. Where the inputs sent for job worker are not received by the principal within 1 year of the being sent, it shall be deemed that input has been supplied by principal to job worker on the day on which inputs were sent out, provided that where the inputs are sent directly to job worker, जो हमारा केस है, period of 1 year shall be counted from the date of receipt of inputs. यहाँ पे हमने क्यों 1 year from the date of receipt of inputs लिया? क्योंकि वहां पे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि भाई यहाँ पे इनपुट जो है डायरेक्टली सप्लायर से कहाँ भेजे गए? जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में भेजे गए, तो हमने वहीं से काउंट किया. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये हमारे एमसीक्यू का डिस्कशन ये इतने चैप्टर्स का कंप्लीट होता है. कि आगे के एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ.